भारत और पाकिस्तान के 1947 में हुए बंटवारे के समय से ही भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर तनातनी चल रही थी। हालांकि जम्मू और कश्मीर का मुद्दा इसमें सबसे बड़ा था, पर अन्य सीमा विवाद भी थे। इनमें सबसे प्रमुख कच्छ का रण, जो कि एक बंजर इलाका है, के बंटवारे पर था। 20 मार्च 1965 में पाकिस्तान के द्वारा जानबूझ 11 कर कच्छ के रण में झड़पें शुरू कर दी गई। शुरू में इनमें केवल सीमा सुरक्षा बल ही शामिल थे, पर बाद में दोनों देशों की सेना भी युद्ध में शामिल हो गई। 1 जून 1965 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने दोनों पक्षों के बीच लड़ाई रुकवाकर इस विवाद को हल करने के लिए एक निष्पक्ष मध्यस्थ न्यायालय की स्थापना कर दी। इस न्यायालय ने, जिसका निर्णय तो बाद में 1968 में आया, पर रुख पहले ही स्पष्ट हो चुका था, कच्छ के रण की करीब 900 वर्ग किलोमीटर जगह पाकिस्तान को दे दी। हालांकि पाकिस्तान का दावा 3500 वर्ग किलोमीटर पर था। कच्छ के रण में मिली सफलता से उत्साहित पाकिस्तान के राजनेताओं, खासकर तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष जनरल अयूब खान पर दबाव डाला कि वे कश्मीर पर हमले का आदेश दे। भारत उस समय चीन 13 से युद्ध हार चुका था और उनका मानना था कि भारत उस समय युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। इसके अलावा भुट्टो और उनके विचार से सहमत अन्य जनरलों याह्या खान और टिक्का खान का ये भी मानना था कि कश्मीर की जनता भारत से आज़ाद होकर पाकिस्तान से विलय की इच्छुक है और सैनिकों को घुसपैठियों के वेश में भेजने पर उनके समर्थन में विद्रोह कर देगी। आखिर जनरल अयूब खान दबाव में आ गए और उन्होंने गुप्त सैनिक अभियान ऑपरेशन जिब्राल्टर 14 का आदेश दे दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कश्मीर की जनता में विद्रोह भड़काना और भारतीय संचार तंत्र एवं परिवहन व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था। पाकिस्तान के घुसपैठियों को जल्दी ही पहचान लिया गया और विद्रोह करने के बजाय जनता ने उनकी सूचना भारतीय सैनिकों को दे दी और यह अभियान पूर्णतः विफल हो गया था। 5 अगस्त 1965 को 26,000 से 30,000 के बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर की स्थानीय आबादी की वेशभूषा में नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय कश्मीर में प्रवेश कर लिया। भारतीय सेना ने स्थानीय आबादी से इसकी सूचना पाकर 15 अगस्त को नियंत्रण रेखा को पार किया। शुरुआत में भारतीय सेना को अच्छी सफलता मिली। उसने तोपखाने की मदद से 3 महत्वपूर्ण पहाड़ी ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। पाकिस्तान ने तिथवाल, उरी और पुंछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बढ़त कर ली, पर 18 अगस्त को पाकिस्तानी अभियान की ताकत में काफ़ी कमी आ गई थी। भारतीय अतिरिक्त टुकड़ियां लाने में सफल हो गए और भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर हाजी पीर पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे से पाकिस्तान सख्ते में आ गया। अभियान जिब्राल्टर के घुसपैठिए सैनिकों का रास्ता भारतीयों के कब्जे में आ गया था और अभियान विफल हो गया। यही नहीं, पाकिस्तान की कमान को लगने लगा कि पाकिस्तानी कश्मीर का महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फराबाद अब भारतीयों के कब्जे में जाने ही वाला है। मुजफ्फराबाद पर दबाव कम करने के लिए पाकिस्तान ने एक नया अभियान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ग्रैंड स्लैम नामक एक अभियान के तहत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर अखनूर, जम्मू और कश्मीर पर कब्जे के लिए आक्रमण कर दिया। इस अभियान का उद्देश्य कश्मीर घाटी का शेष भारत से संपर्क तोड़ था, ताकि उसकी रसद और संचार व्यवस्था भंग कर दी जाए। पाकिस्तान के इस आक्रमण के लिए भारत तैयार नहीं था और पाकिस्तान को भारी संख्या में सैनिकों और बेहतर किस्म के टैंकों का लाभ मिल रहा था। शुरुआत में भारत को भारी क्षति उठानी पड़ी। इस पर भारतीय सेना ने हवाई हमले का उपयोग किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने पंजाब और श्रीनगर के हवाई ठिकानों पर हमला कर दिया। युद्ध के इस चरण में पाकिस्तान अत्यधिक बेहतर स्थिति में था और इस अप्रत्याशित हमले से भारतीय खेमे में घबराहट फैल गई थी। अखनूर के पाकिस्तानी सेना के हाथ में जाने से भारत के लिए कश्मीर घाटी में हार का खतरा पैदा हो सकता था। ग्रैंड स्लैम के विफल होने की 2 वजह थी। सबसे पहली और बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान की सैनिक कमान ने जीत के मुहाने में पर अपने सैनिक कमांडर को बदल दिया। ऐसे में पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने में 1 दिन की देरी हो गई और उन 24 घंटों में भारत को अखनूर की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिक और सामान लाने का मौका मिल गया। खुद भारतीय सेना के स्थानीय कमांडर भौचक्के थे कि पाकिस्तान इतनी आसान जीत क्यों छोड़ रहा है।
एक दिन की देरी के बावजूद भारत के पश्चिमी कमान के सेना प्रमुख ये जानते थे कि पाकिस्तान बहुत बेहतर स्थिति में है और उसको रोकने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी को दिया कि पंजाब सीमा में एक नया मोर्चा खोलकर लाहौर पर हमला कर दिया जाए। जनरल चौधरी इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी बात अनसुनी कर इस हमले का आदेश दे दिया। भारत ने 6 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार कर पश्चिमी मोर्चे पर हमला कर युद्ध की आधिकारिक शुरुआत कर दी। 6 सितंबर को भारत की 15वीं पैदल सैन्य इकाई ने द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे में पाकिस्तान के बड़े हमले का सामना किया। इच्छोगिल नहर भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सीमा थी। इस हमले में खुद मेजर जनरल प्रसाद के काफिले पर भी हमला हुआ और उन्हें अपना वाहन छोड़कर भागना पड़ा। भारत ने प्रति-आक्रमण में बरकी गांव के समीप नहर को पार करने में सफलता अर्जित कर ली। इससे भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने की सीमा में पहुंच गई। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्धविराम की अपील की। इसी बीच पाकिस्तान ने लाहौर पर दबाव को कम करने के लिए खेमकरन पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। बदले में भारत ने बेदिया और उसके आसपास के गांवों पर हमला कर दिया। 6 सितंबर को लाहौर पर हमले में भारतीय सेना के प्रथम पैदल सैन्य खंड इन्फेंट्री डिवीजन के साथ द्वितीय बख्तरबंद उपखंड ब्रिगेड के 3 टैंक दस्ते शामिल थे। वे तुरंत ही सीमा पार करके इच्छोगिल नहर पहुंच गए। पाकिस्तानी सेना ने पुलियाओं पर रक्षा दस्ते तैनात कर दिए। जिन पुलों को बचाया नहीं जा सकता था उनको उड़ा दिया गया। पाकिस्तान के इस कदम से भारतीय सेना का आगे बना रुक गया। जाट रेजिमेंट की एक इकाई 3 जाट ने नहर पार करके डोगराई और बातापोर पर कब्जा कर लिया। 16 उसी दिन पाकिस्तानी सेना ने बख्तरबंद इकाई और वायुसेना की मदद से भारतीय सेना की 15वें खंड पर बड़ा प्रत्याक्रमण किया। हालांकि इससे 3 जाट को मामूली नुकसान ही हुआ, लेकिन 15वें खंड को पीछे हटना पड़ा और उसके रसद और हथियारों के वाहनों को काफ़ी क्षति पहुंची। भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों को जमीनी हालात की सही जानकारी नहीं थी, अतः उन्होंने इस आशंका से कि 3 जाट को भी भारी नुकसान हुआ है उसे पीछे हटने का आदेश दे दिया। इससे 3 जाट के कमान अधिकारी को बड़ी निराशा हुई। 17 और बाद में उन्हें डोगराई पर फिर कब्जा करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 8 दिसंबर 1965 को 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री का एक दस्ता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कस्बे मुनाबाव में तैनात राजस्थान सैन्य बल को मजबूती प्रदान करने के लिए भेजा गया। उनको पाकिस्तानी सेना के पैदल दस्ते को आगे बढ़ने से रोकने का आदेश मिला था, पर वे केवल अपनी चौकी की रक्षा ही कर पाए। पाकिस्तानी सेना के तोपखाने से हुई भारी बमबारी और हवाई और पैदल सैन्य आक्रमण के बीच 5 मराठा के जवानों ने बड़ी वीरता का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप आज उस चौकी को मराठा हिल के नाम से जाना जाता है। 5 मराठा की मदद के लिए भेजे गए 3 गुरखा और 954 भारी तोपखाना का दस्ता पाकिस्तानी वायुसेना के भारी हमले के कारण पहुंच नहीं पाया और रसद लेकर बाड़मेर से आ रही ट्रेन भी गर्दा रोड रेल अड्डे के पास हमले का शिकार हो गई। 10 सितंबर को मुनाबाव पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। 9 सितंबर के बाद की घटनाओं ने दोनों देशों की सेनाओं के सबसे गर्वित खंडों का दम चूर चूर कर दिया। भारत के एक बख्तरबंद खंड, जिसे भारतीय सेना की शान कहा जाता था, ने सियालकोट की दिशा में हमला कर दिया। छाविंडा में पाकिस्तान की अपेक्षाकृत कमजोर 6 बख्तरबंद खंड ने बुरी तरह हरा दिया। भारतीय सेना को करीब 100 टैंक गंवाने पड़े और पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इससे उत्साहित होकर पाकिस्तान की सेना ने भारतीयों पर प्रत्याक्रमण कर दिया और भारतीय सीमा में आगे घुस आई। अपने अंतिम आक्रामक के लिए पाकिस्तान अपने पहला बख्तरबंद डिवीजन और 11वां इन्फेंट्री डिवीजन के साथ अमृतसर पर कब्जे के इरादे से खेमकरन पर हमला कर दिया। उनके अनुसार अमृतसर के बाद जालंधर और फिर राष्ट्रपति अयूब खान की तरफ से आए बयान के अनुसार दिल्ली अगला लक्ष्य होता। 19 पाकिस्तानी सेना खेमकरन से आगे बढ़ती ही कि असल उत्तर गांव पंजाबी असला उतरा 20 के पास भारत का 4था माउंटेन डिवीजन 7 माउंटेन ब्रिगेड 62 माउंटेन ब्रिगेड शेरमैन टैंक से सुसज्जित डेक्कन हॉर्स अपने अन्य डिवीजन के साथ युद्ध के लिए खड़ा था। और यहाँ इन दोनों के बीच दूसरे विश्वयुद्ध के बाद सबसे बड़ी टैंक की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें पाकिस्तान की जबरदस्त हार हुई।
उसने अपने 97 टैंक खो दिए, जिसमें 72 पैटर्न टैंक शामिल थे। इसके अलावा 32 टैंक चलती हालत में कब्जा कर लिया गया। 19 जहां इससे पहले आगे चल रही पाकिस्तानी सेना असल उत्तर के युद्ध में हारने से भारत के पक्ष में युद्ध का संतुलन झुक गया। 19 इसके बाद ये जगह अमेरिका में बने पैटन नाम के पाकिस्तानी टैंकों के ऊपर पैटन नगर के नाम से जाना जाने लगा। इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान की पहली बख्तरबंद डिवीजन को वापस सियालकोट भेज दिया गया, जहां फिर उसने युद्ध में आगे भाग नहीं लिया। इस समय तक युद्ध में ठहराव आ गया था और दोनों देश अपने द्वारा जीते हुए इलाकों की रक्षा में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। लड़ाई में भारतीय सेना के 3000 और पाकिस्तानी सेना के 3800 जवान शहीद हो चुके थे। भारत ने युद्ध में 710 वर्ग किलोमीटर इलाके में और पाकिस्तान ने 210 वर्ग किलोमीटर इलाके में कब्जा कर लिया था। भारत के कब्जे में सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के उपजाऊ इलाके थे 21, जबकि पाकिस्तान के कब्जे में सिंध और छम के बंजर इलाके थे। इस युद्ध में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना IF एवं पाकिस्तानी वायुसेना PAF के विमानों ने एक दूसरे का मुकाबला किया। इससे पहले इन दोनों वायुसेनाओं ने 1940 के दशक में प्रथम कश्मीर युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें कि 1965 युद्ध की तुलना में इनका योगदान बहुत कम और केवल परिवहन तक ही सीमित था। भारतीय वायुसेना के पास बड़ी संख्या में हॉका हंटर, भारत में निर्मित फॉलन नट, दे हेविलैंड वेम्पायर, कैनबरा बमवर्षक और MiG-21 की एक स्क्वाड्रन थी। पाकिस्तानी वायुसेना के फाटा प्लेन थे 102 F-8, 6 F-सैबर और 12 F-104 स्टार फाइटर और 24 B-57 कैनबरा बमवर्षक। संघर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान वायुसेनाओं का अनुपात 5:1 था। 23 हालांकि युद्ध में दोनों वायुसेनाएं समान थीं, क्योंकि चीन के युद्ध में प्रवेश करने की संभावना से बचने के लिए अधिकतर भारतीय वायुसेना पूर्व की ओर तैनात थी। पाकिस्तानी विमान ज्यादातर अमेरिकी थे, जबकि भारत के पास सोवियत व यूरोपीय विमानों का मिला जुला बेड़ा था। ऐसा बहुत प्रसारित था कि पाकिस्तान के अमेरिकी विमान भारत के विमानों से बेहतर हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह सही नहीं था, क्योंकि भारतीय वायुसेना के MiG-21, हॉका हंटर और फॉलन नट फाइटर की परफॉर्मेंस उनके प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के F-86 सैबर से बेहतर थी। 25 युद्ध में पाकिस्तान की नम 019 स्क्वाड्रन का नेतृत्व करने वाले एयर कमांडर सेवानिवृत्त सज्जाद हैदर के अनुसार, हालांकि भारतीय वायुसेना के वेम्पायर फाइटर विमान F-86 सैबर के मुकाबले पुराने और कमजोर थे, लेकिन हंटर विमान शक्ति एवं गति दोनों में ही उनसे बेहतर थे। भारतीयों के अनुसार F-86 छोटे से फॉलन नट के सामने कमजोर था, जिसके कारण इन विमानों को सैबर नाशक कहा जाने लगा था। 27 पाकिस्तान वायुसेना का F-104 स्टार फाइटर उपमहाद्वीप में उस समय का सबसे तेज गति का फाइटर विमान था और उसे प्रायः पाकिस्तान वायुसेना का गर्व कहा जाता था। लेकिन सज्जाद हैदर के अनुसार वे विमान इस सम्मान के लायक नहीं थे, क्योंकि ये 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने वाले सोवियत बमवर्षकों को रोकने व मुकाबला करने के उद्देश्य से बने थे, न कि कम ऊंचाई पर तेज तर्रार फाइटर विमानों के साथ लड़ने के लिए। अतः ये उस समय के माहौल के उपयुक्त नहीं थे। 28 भारतीय वायुसेना स्टार फाइटर की वजह से चिंतित थी, 28 किंतु लड़ाई में ये उतने प्रभावी साबित नहीं हुए जितने कि कहीं अधिक धीमे किंतु कहीं अधिक फुर्तीले फॉलन नट फाइटर। 29-30 फिर भी सैबर और नट्स के बीच चले द्वंद्व युद्ध में सुपरसोनिक गति के साथ सैबर कहीं ज्यादा सफल रहा। दोनों देशों ने लड़ाई में हुए नुकसान के एक दूसरे के विपरीत दावे किए हैं तथा कुछ ही तटस्थ सूत्रों ने उनका सत्यापन किया है। पाकिस्तानी वायुसेना का दावा था कि उसने भारत के 104 विमान गिराए और अपने 19 विमान खोए, जबकि भारतीय वायुसेना ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 73 विमान गिराए और अपने 35 विमान खोए। 31 एक तटस्थ स्रोत के अनुसार युद्ध समाप्ति के शीघ्र बाद ही हुई एक परेड में पाकिस्तानी वायुसेना ने 86 F-86 सैबर, 10 F-104 स्टार फाइटर और 20 B-57 कैनबरा विमान उड़ाए, जिससे कि भारतीय वायुसेना का 73 पाकिस्तानी विमान गिराने का दावा गलत प्रतीत होता है, जो कि उस समय पाकिस्तान की लड़ाकू विमानों की लगभग संपूर्ण प्रथम पंक्ति थी। पाकिस्तान वायुसेना के केवल एक स्क्वाड्रन को खोने के दावों को भारतीय सूत्रों ने नकारते हुए बताया है कि
पाकिस्तान ने शुरुआती युद्ध के 10 दिनों के भीतर ही इंडोनेशिया, इराक, ईरान, तुर्की और चीन से अतिरिक्त विमान हासिल करने की मांग की थी। स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पीएफ ने कुछ 20 विमान खो दिए थे, जबकि भारतीयों ने 60-75 विमान खो दिए थे। पाकिस्तान ने युद्ध की समाप्ति तक अपनी 17% अग्रिम पंक्ति की ताकत खो दी, जबकि भारत का नुकसान 10% से भी कम था। इसके अलावा यह अनुमान लगाया गया है कि यदि संघर्ष 3 सप्ताह तक और चलती तो पाकिस्तानी नुकसान में 33% की और बढ़ोतरी होती और भारत का नुकसान 15% होता।